चलिए बदले की आग भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। कल आपने देखा भाग 1 में हमने पूरी कहानी कंप्लीट नहीं करी थी। अगले दिन निशा कोमल के कमरे में उसे उठाने जाती है, पर कोमल बेसुध से बिस्तर पर पड़ी रहती है। एक ही रात में कोमल की आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। शरीर ऐसा जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो। उसके हालात देखकर निशा घबरा जाती है और सोनाली को रंगोली को बुला लाती है। तीनों मिलकर कोमल को उठाने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा शून्य निकलता है। सोनाली, यार ये कल तक तो ठीक थी, अचानक इसे क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है। रंगोली, डरने की क्या बात है? यहाँ पास में से किसी डॉक्टर को बुला लाते हैं, क्या पता कमजोरी आ गई हो। इतना बोलकर सोनाली और रंगोली पास की मार्केट में डॉक्टर को बुलाने जाती है। हवेली से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें एक डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाती है। सोनाली, हेलो सर, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? असल में हमारी एक सहेली की तबीयत ठीक नहीं है और वो यहाँ आ नहीं सकती। उसे बहुत कमजोरी है और वो आंखें भी नहीं खोल पा रही है। प्लीज आप हमारे साथ चल दीजिए ना। डॉक्टर, अरे इसमें प्लीज की क्या बात है? आप तो हैं ही मरीज की सेवा के लिए, बताइए कहाँ चलना है? डॉक्टर ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। रंगोली, जी वो पहाड़ी के पीछे वाली हवेली में। हवेली का नाम सुनते ही डॉक्टर के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। डॉक्टर लगभग चिल्लाते हुए, दिमाग ठीक है आप लोगों का या नहीं? जानते भी हो उस हवेली के बारे में जो सुबह सुबह उस मनहूस जगह का नाम ले रही हो? चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। हे भगवान, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। सोनाली, ये क्या तरीका है बात करने का? एक डॉक्टर होकर कोई अपने मरीज से इस तरह बात करता है क्या भला? डॉक्टर, हाँ इसी तरह की बात करता हूं मैं। अरे डॉक्टर हो तो क्या हुआ, जान तो मुझे भी प्यारी है अपनी। सोनाली ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर रंगोली ने उसे चुप कराकर बाहर ले आई। रंगोली, यार बहस मत कर, कोई फायदा नहीं। देखा नहीं कितना बदतमीज है, कोई पागल ही लगता है। और तो इस छोटी सी जगह से उम्मीद भी क्या कर सकती है? सही कह रहा है वो पागल। पागल तुम लोग हो, वो नहीं। पीछे से एक बुजुर्ग की धीरे लेकिन भारी आवाज आती है। सोनाली, एक और आया। एक तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से ये लोग बेकार की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग, बेकार की तो तुम लोग कर रहे हो, जिस मनहूस जगह का तुम नाम ले रही हो। जानती भी हो तुम कि हवेली नहीं शैतान का गढ़ है वो। रंगोली, यार अंकल प्लीज माफ कर दो हमें, वैसे भी हम बहुत परेशान हैं, अब और नहीं। बुजुर्ग शांत होते हुए, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला बेटा? पर तुम एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी जब वो अपनी असलियत दिखाएगी। सोनाली, कौन, किसकी बात कर रहे हो आप अंकल? बुजुर्ग, तांत्रिका की। रंगोली गलत मतलब निकालते हुए, ये क्या कह रहे हो आप? हम पिछले 3 दिनों से उसके साथ ही रह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं दिखाया हमें उसने। बुजुर्ग, क्या तुम लोग तंत्रिका के साथ रह रहे हो? ये नहीं हो सकता। सोनाली, क्यों? बुजुर्ग, क्योंकि तांत्रिका मर चुकी है। रंगोली, अब ये क्या बकवास है यार, तू चल प्लीज। सोना, ये अंकल ना और ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। और अंकल आप ऐसे कैसे किसी के लिए कह सकते हो? वो बंदी जिंदा है, हमारे साथ ही रह रही है। बुजुर्ग, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, और दुनिया के कोई बाप अपनी बेटी के जीते जी उसे मार नहीं सकता, समझी तुम? इस बार बुजुर्ग की आवाज
के दर्द को रंगोली ने भी महसूस किया। रंगोली: सॉरी अंकल, पर हम सच कह रहे हैं, तांत्रिका जिंदा है और हम उसके साथ उसकी हवेली में ही रह रहे हैं। बुजुर्ग: ऐसा है तो तुम लोग खुशकिस्मत हो जो तांत्रिका के चुंगल से जिंदा वापस आई हो। आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी नहीं। और इतना कहते ही वो बुजुर्ग रोने लगा। सोनाली हैरान होते हुए: आपकी पत्नी भी? नहीं, मतलब आपकी पत्नी तांत्रिका की माँ हुई ना? बुजुर्ग: नहीं बेटा, वो मेरी पत्नी थी पर तांत्रिका की माँ नहीं। यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। खैर छोड़ो, तुम लोग जिंदा हो, अच्छी बात है। अब तुम लोग जाओ और वापस मत आना। रंगोली: हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी दो दोस्त अभी भी हवेली में ही हैं। बुजुर्ग: ये क्या कह रही हो? भाग जाओ, दोनों ही भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो अब तक वो तांत्रिका का शिकार हो गई होंगी। सोनाली: नहीं, ये नहीं हो सकता, वो जिंदा है और ठीक है, मेरा मन जानता है। हम अभी जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलते ही सोनाली गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे रंगोली भी भागती है और फिर दोनों तेज रफ्तार में गाड़ी हवेली की ओर भगाती हैं। रंगोली: अगर उन अंकल की बात सच हुई तो? रंगोली: देख, अभी मुझे कुछ मत पूछ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। लगभग 15-20 मिनट बाद हवेली पहुंचते हैं, पर हवेली का पूरा नक्शा ही बदला हुआ होता है। डरते डरते दोनों अंदर कदम रखते हैं, पर थोड़ी देर पहले तक शानदार हवेली की हालत अब बिल्कुल भयानक हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही चारों तरफ खून ही खून होता है। इतना खून देखकर रंगोली और सोनाली की हालत खराब हो जाती है। फिर वो अपने दोस्तों के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे की ओर बढ़ती है और उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर कोमल को रखा था, पर कमरे में कोई नहीं होता। अब उस बुजुर्ग की बातों पर दोनों को यकीन होने लगता है। वो सारा घर ढूंढ लेती है पर उन्हें कोई नहीं मिलता। सोनाली अपने सर पर हाथ रख कर वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत देख रंगोली का भी सब्र जवाब देने लगता है, पर वो सोनाली को उठा के बाहर ले आती है। सोनाली: हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ चली गई वो दोनों? और हम अब क्या करेंगे? वो अंकल सही कह रहे थे। रंगोली: अरे हाँ अंकल, सुना वो अंकल, चल उठ जल्दी, हमें उनके पास जाना होगा, वही अब हमें कुछ बता पाएंगे। सोनाली और रंगोली की बातों से थोड़ी उम्मीद बनती है और वो दोनों वापस गाड़ी में बैठकर उसी जगह जाते हैं। वहाँ पर अब वो बुजुर्ग नहीं होते। सोनाली: अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? चल कहीं पूछते हैं, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। दोनों आसपास पूछती हैं। एक दुकानदार से उन्हें बुजुर्ग का पता चल जाता है और वो पैदल ही उसके घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो उस बुजुर्ग के घर के सामने होती हैं। दरवाजा खटखटाने वाली होती है कि दरवाजा खुद ही खुद खुल जाता है। दोनों भय से एक दूसरे को देखने लगती हैं। आ जाओ बेटा, मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगी, बुजुर्ग ने बैठते हुए कहा। सोनाली: बाबा, वो हमारी दो सहेलियां नहीं है वहां पर, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, हमें उन तक पहुंचा दो बाबा, हम हाथ जोड़ते हैं। बुजुर्ग:
उन तक पहुंचना अब इतना आसान नहीं है। अब वो तांत्रिका के चुंगल में है और वहां से अब कोई बच नहीं सकता और ना कभी बच के आया है। पर मैं हैरान हूं कि उसने तुम दोनों को कैसे छोड़ दिया और अब तक उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को जिंदा क्यों रखा है। रंगोली: पर आपको ये सब कैसे पता बाबा? और तांत्रिका वो मरी कैसे, जबकि हमने उसे अपनी गाड़ी में तो लिफ्ट दिया था। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, मेरा नाम चौधरी अमरनाथ है और वो हवेली मेरी ही थी। मैं वहाँ पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन बड़ी तेज बारिश हो गई और मेरी पत्नी पार्वती तीसरी मंजिल से कपड़े लेने के लिए भागी, पर वापस में आते वक्त वो पूरी भीग चुकी थी और नीचे उतरते वक्त अचानक सीढ़ियों से पैर उसका फिसलने से वो सीधा नीचे आकर गिर गई। घर में उस वक्त बस मेरे दोनों बच्चे थे, घर पर कोई नहीं था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर तेज बारिश की वजह से सभी फोन लाइन बंद थी। हवेली के आसपास भी ज्यादा घर नहीं थे। जब मैं घर आया तब तांत्रिका मेरे छोटे बेटे तमस को खुद से चिपकाए एकटक अपनी माँ की लाश को देख रही थी। मैंने आने में बहुत देर कर दी थी। मेरी पत्नी अब तक मर चुकी थी और शायद मर गया था मेरे बच्चों का बचपन भी। पार्वती का क्रियाक्रम हमने किसी तरह निपटाया और उसके 2 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, सिर्फ अपने लिए। मेरे बच्चे इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, पर मेरी दूसरी पत्नी शांति तांत्रिका और तमस को बहुत प्यार करती थी, पर मेरे वो दोनों उसके लिए कभी वो माँ जैसी भावना नहीं रखते थे। साल बीतते गए और अब तांत्रिका बड़ी हो गई थी, साथ ही उसने काला जादू भी सीख लिया था। कहाँ से और कैसे ये मैं नहीं जानता, पर वो मौत पर अपना काबू पाना चाहती थी। हमने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और एक दिन उसने शैतान को बलि दे दी, शांति की बलि। इतना कहते ही वो बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगे। रंगोली ने उन्हें पानी दिया और शांत करवाया। अब बुजुर्ग ने आगे कहना शुरू किया, शांति की मौत के बाद मैंने वो हवेली छोड़ दी। उस वक्त मेरा बेटा तमश दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने उसे सब बताया तो वो यहाँ पर आया, पर उसने मुझसे नहीं मिला। वो तांत्रिका के पास गया और वहीं से वापस दिल्ली चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा और इसलिए मैं उसके कॉलेज गया, पर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि तांत्रिका ने शैतान को अपनी बलि चढ़ा दी है। नौकरानी को उसकी गर्दन कटी लाश हवेली में ही मिली, पर वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे सूचना दी। जब मैं हवेली पहुंचा तब वहां की लाश नहीं थी। मैंने बहुत खोजा पर मुझे लाश नहीं मिली। वैसे भी तांत्रिका से किसी का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने उसकी मौत को उसके कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया। एक साथ इतने दुख से मेरा मन लहूलुहान हो चुका था। मुझे लगा था कि तांत्रिका के साथ काले जादू का भी अंत हो गया होगा, पर ये तो एक शुरुआत थी मौत की। तांत्रिका की मौत के बाद हर रात किसी न किसी की भयानक तरीके से मौत होने लगी। लाशों की हालत ऐसी
जैसे किसी राक्षस ने नोच नोच के खाया हो। धीरे धीरे लोगों ने वहां से अपना ठिकाना बदल लिया और वो जगह श्रापित कहलाने लगी। जब भी कोई अनजान मुसाफिर भूले भटके वहां जाता, तांत्रिका उसे अपना शिकार बना लेती थी। हवेली के बाहर जब इंसानी मांस के अधखाए टुकड़े और खून मिलता, तब लोगों में खौफ बढ़ जाता था। इस बीच दिल्ली से खबर आई कि तमश की एक मौत हो गई है। किसी ने जोरदार हथियार से उसको मार दिया है और उसका पर्स और घड़ी भी लूट ली है। पुलिस के अनुसार उसका खून लूट मार के चक्कर में हुआ था। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ पर भीड़ से बहुत दूर रहता हूँ। सोनाली, पर आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि कोमल और निशा सही सलामत है? बुजुर्ग, हवेली छोड़ने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह महादेव की शरण में समर्पित कर दिया। शायद इसलिए मैं वो देख सकता हूँ जो आम लोग के बस से बाहर है। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब तक तांत्रिका ने उन्हें जिंदा रखा क्यों है और क्या वजह है उसके पीछे। जब तक हमें वो वजह पता नहीं चलेगी, तब तक हम उन दोनों को बचा नहीं सकते। सोनाली, बाबा शायद हम वजह जानते हैं। बुजुर्ग, क्या ये क्या कह रही हो? अगर तुम जानती हो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सोनाली, बाबा मैं सब बताऊंगी, पर क्या पहले आप तमस की कोई जवानी की तस्वीर हमें दिखा सकते हैं? बुजुर्ग, हाँ रुको, मैं लाता हूँ अभी। और फिर वो एक पुराने से संदूक से एक लिफाफा निकाल कर लाते हैं। जैसे ही वो तमस की तस्वीर सोनाली और रंगोली को दिखाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को डर से देखने लगती है। बुजुर्ग, क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? रंगोली, बाबा हमें माफ कर दीजिएगा, आपके बेटे का खून हमने ही किया था और हमने ही उसको लूट मार के शकल देने के लिए उसकी घड़ी और पर्स को भी गायब कर दिया था। बुजुर्ग चौंकते हुए, ये क्या कह रही हो? तुमने मेरे बेटे का खून किया था और यहाँ मुझसे मदद मांगने आई हो? निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, बेशरम लड़कियों। मेरे फूल से बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसे मार दिया? अच्छा हुआ जो तांत्रिका ने तुम्हारी सहेलियों को गायब कर दिया। मार देगी वो, तड़पा तड़पा के मार देगी तुम सबको। सोनाली, देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमने आपके बेटे को जानकर नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। आप प्लीज हमारी बात सुनिए। और इतना कहते कहते सोनाली उस बुजुर्ग के पैरों में गिर गई तो बुजुर्ग को गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बुजुर्ग, मुझे पूरी बात बताओ और सच सच बताना। सोनाली और रंगोली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रंगोली कहना शुरू करती है कि तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लगता है वो नहीं चाहती कि उसकी कहानी मुझे पता चले, पर तुम डरो मत, यहाँ पर महादेव के निवास है तो यहाँ तक नहीं आ सकती। तुम बिना डरे अपनी बात बताओ। बुजुर्ग ने कुछ सोचते हुए कहा, हम चारों मतलब निशा, रंगोली और कोमल अब सब बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमारा पहला ही साल था और कुछ दिनों बाद हमारे ही बैच में तमश का भी एडमिशन हुआ। पहले दिन से ही उसका झुकाव कोमल की तरफ था। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने से
कोमल के आगे पीछे घूमता था और कोमल भी उसे एक दोस्त की तरह समझती थी। पर एक दिन उसने कोमल से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कोमल ने उसे माफ तौर कर दिया, पर साफ तौर पर मना कर दिया था, पर वो नहीं माना। एक रात हम तीनों ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, पर कोमल किसी वजह से हमारे साथ नहीं आ पाई थी। वो घर पर अकेली ही थी। सब ठीक था, पर पता नहीं कैसे वहां तमस आ गया और कोमल से अपने प्यार को मनाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। वो बहुत घबरा गई थी। किसी तरह उसने हमें फोन करके बुला लिया। जब हम घर पहुंचे तब तमस जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और कोमल कमरे में बंद थी। हमने तमस को बहुत दूर खींचा और धकेल दिया और कोमल को आवाज दी। रंगोली ने एक थप्पड़ तमस को मारा। हमने उसे पुलिस की भी धमकी दी, पर वो नहीं माना। उसने शराब भी रखी थी, इसलिए वो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर था। फिर निशा ने किसी चीज से उसके सर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। हम चारों ने उसे दूसरे कमरे में लेटा दिया था, क्योंकि उसे कुछ हो जाता तो हम फंस जाते। अगले दिन हमारे उठने से पहले ही वो जा चुका था कॉलेज में। जब वो हमें मिला तो उसने हमसे माफ़ी मांगी। हमने भी थोड़ी नाराजगी के बाद उसे माफ़ कर दिया। अब तक वो बहुत बदल चुका था। अब हम भी उस पर भरोसा करने लगे थे, पर वो सुधरने का बस नाटक कर रहा था। एक दिन उसने सिर्फ कोमल को अकेले बुलाया। उसका कहना था कि वो कोमल को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता है। कोमल उससे मिलने गई, पर वो रंगोली को ये बात बता के गई थी, लेकिन इस बेवकूफ ने हमें नहीं बताया। रास्ते में तमस ने गाड़ी सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। कोमल के चिल्लाने पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ था कि कोमल ने अपनी लोकेशन हमें भेज दी थी। वो कोमल को एक खाली घर में लेकर गया, पर कोमल किसी तरह उससे बच के भाग गई। रास्ते में ही उसे हम मिल गए थे, पर अपनी हार से बौखलाया तमस हमारे पीछे एक धार चाकू लेकर भागा। उसने जल्दी ही निशा को पकड़ लिया था। खून सवार था उसके ऊपर, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। छीना झपटी में मुझसे वो चाकू तमस के पेट में लग गया। वो जिंदा था पर हम बहुत गुस्से में थे और डर से ज्यादा नफरत पर हम पर सवार थी। मैंने अंधाधुंध वार करा उसके पेट में और तमस मर गया। उसने मरते मरते कहा था कि वो वापस आएगा। तमस की मौत के बाद हमें समझ आया कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इसलिए हम लोगों ने तमस का पर्स और घड़ी गायब कर दिया, ताकि ये चोरी का मामला लगे। उसका फोन भी हमने ही गायब किया था। जब तक पुलिस के तमस की लाश मिली, तब तक उसको जंगली जानवरों ने बुरी तरह से खराब कर दिया था। हम साफ साफ बच चुके थे, इसलिए हम भी इस बात को भूल गए। हम नहीं जानते थे कि हमारा गलती इतना हमें एक दिन पछताने को मजबूर कर देगा। सोनाली ने अपनी बात खत्म की। बुजुर्ग, देखो बेटा, गलती तो तुमसे हुई है, पर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। अब समझा क्यों उसने कोमल को नहीं मारा। असल में मेरा बेटा भी तांत्रिका के नक्शे कदम पर चल रहा था। वो कोमल को अमावस की रात मारकर हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है, साथ ही अपने शैतान को खुश करना भी। और अभी भी अमावस में 2 दिन बाकी हैं। अब कोमल और निशा की बलि अमावस की रात को दी जाएगी, शैतान को खुश करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे पास 2 दिन है। इन 2 दिनों में
तुम्हें उन्हें खोजना होगा और तांत्रिका और तमश की आत्मा को भी मुक्त करना होगा, तभी तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। पर याद रखना, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि तांत्रिका सभी शैतानी आत्माओं पर राज करती है। रंगोली। चाहे जो हो जाए बाबा, हम अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकते। हम उन्हें सही सलामत वापस लाएंगे या फिर हम भी मर जाएंगे। बुजुर्ग। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हें अपना सफर शुरू करना है। सोनाली। कल क्यों बाबा, आज क्यों नहीं? हवेली तो यहीं पास में है, और फिर आप तो हो सही हमारे साथ। बुजुर्ग। नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तांत्रिका से लड़ना मेरे बस में नहीं। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से 3 कोस की दूरी पर महादेव का पुरानी मंदिर है। वहां तुम्हें अघोरी मिलेंगे। वैसे तो वो किसी से नहीं मिलते, क्योंकि उन तक जाने के रास्ते में पड़ता है त्रिकाल जंगल। वहां पर महादेव के प्रचंड भगत त्रिकाल का निवास है। उस जंगल को कोई पार नहीं कर पाया। वहां पर अनेकों आत्माओं और नागों का निवास है। दिन में भी वो जंगल रात जैसा लगता है। उस जंगल को पार करने का एक ही सही तरीका है, वो है महादेव। बस महादेव के नाम को जपते जाना। अगर तुम लोग ने त्रिकाल को यकीन दिला दिया कि तुम अघोरी के पास नेक इरादे से जा रहे हो, तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। वहां पर अघोरी तुम्हें महादेव का त्रिशूल देंगे और त्रिशूल को भोर की पहली किरण के साथ उत्तर दिशा में रखकर उस पर दूध और बेलपत्र से अभिषेक करके मेरे पास ले आना। फिर हम हवेली में जाएंगे। कल से ही तुम दोनों की जंग मौत से शुरू हो गई है। आज की रात यहीं आराम करो। इतना कहते ही बुजुर्ग